नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हम DEET+B और EMRS को टारगेट बनाते हुए हमने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम कर रहे थे आदिकाल। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल हम कर रहे थे। आदिकाल के अंतर्गत हम कर रहे थे आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमने प्रथम साहित्य की शुरुआत की थी रासो साहित्य से। रासो साहित्य के अंतर्गत हमने जाना रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किन किन विद्वानों द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति क्या मानी। फिर हमने थोड़ा सा पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा। उनके अंतर्गत वे महत्वपूर्ण तथ्य देखे जो परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। पृथ्वीराज रासो की हमने 2 क्लासेस लगाई थी। जिस भी बच्चे ने हमारी पीछे की क्लास नहीं देखी है अभी तक, वे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमने बीसलदेव रासो के बारे में पढ़ा। बीसलदेव रासो एक वीर्य काव्य माना गया है और किस प्रकार से वीर्य राजमती और बीसलदेव के बीच वीर्य वेदना उत्पन्न हुई और वह किस प्रकार वे बिछड़े और किस प्रकार उनका मिलन हुआ। किन 4 खंडों में बांटा गया बीसलदेव रासो को। उन 4 खंडों के अंतर्गत जो जो कथानक निकल कर सामने आया हमने थोड़े थोड़े पॉइंट उनके भी देखे ताकि हमें बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझ में आ जाए। और उनके अंतर्गत जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं हमने पृथ्वीराज रासो और बीसलदेव रासो दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। जैसे कि पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य माना गया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो। और बीसलदेव रासो को वीर्य काव्य माना गया है। 12 मासा का प्रयोग किया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की प्रथम वीर गीत की प्रथम पुस्तक माना है। इस तरह जो जो परीक्षा में पूछे गए उन पॉइंटों को हमने दोनों रासो साहित्य को कंप्लीट कर लिया है। आज बढ़ते हैं परमाल रासो की तरफ। हम जो जो मुख्य रासो ग्रंथ हैं उनके जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए फिर जो बाद के जो रासो साहित्य रहेंगे उनके सिर्फ ये देखेंगे कि इस रासो साहित्य का इस रचनाकार का ये रासो साहित्य लिखा। इस प्रकार से हमारा रासो साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर करेंगे हम आगे जैन साहित्य। जैसे कि हमने पृथ्वीराज रासो और बीसलदेव रासो के बारे में तथ्य पढ़े। इसी प्रकार हम परमाल रासो के तथ्यों को देख लेते हैं। परमाल रासो के जो लेखक हुए वे जगनिक इनके लेखक है। रचना काल क्या रहा? 1230 विक्रमी संवत। ईस्वी और विक्रमी संवत में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि कई क्वेश्चन आते हैं सन से रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं कि ये इस रचनाकार का रचनाकाल क्या रहा है या समय सीमा क्या रही। तो हमें ईस्वी और विक्रम संवत को ध्यान से देखकर आंसर लगाना है कि वहाँ पे इस विक्रम संवत की जगह ईस्वी भी लिख देंगे तो हमें ईस्वी नहीं लगाना। विक्रम जहाँ पर विक्रम संवत दिया हो वहाँ विक्रम संवत ही करना है। जहाँ ईस्वी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो तो ईस्वी करना है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये 13वीं शताब्दी की रचना मानी गई है। परमाल रासो है एक 13वीं शताब्दी की रचना मानी है, जगनिक द्वारा लिखी है। 1230 विक्रमी संवत उनका समय काल रहा है यानी कि रचना काल रहा है। इस रासो ग्रंथ के अंतर्गत 2 वीर सेना नायक हुए हैं, 2 योद्धा हुए हैं। उनके ही वीरता के गीत गाए गए हैं। एक का नाम होता है आल्ह, एक है आल्ह और एक है उदल। आल्ह और उदल की वीरता के गीत गाए गए हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के में। और जो वीरता के गीत गाए हैं इन दोनों के तो इन पर ही ये जो परमाल रासो ग्रंथ लिखा गया। तो बढ़ते हैं हम एक एक पॉइंट को देख लेते हैं किस प्रकार से होंगे। रस की बात करें तो इसमें वीरता के गीत गाए हैं तो जाहिर सी बात है कि वीर रस की प्रधानता होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो ये रचनाकार है जगनिक
जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं। आज कहीं पता नहीं है जगनिक के काव्य का, लेकिन यह हिंदी भाषाई प्रदेश में आज भी जोश के साथ गाए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, ये कोटेशन है एक, ये परीक्षा में पूछ ली जाती है कि ये किसके द्वारा कही गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जगनिक के जो रासों का ग्रंथ है उसका आज कहीं पता तो नहीं है, लेकिन आज भी हिंदी भाषाई प्रदेश में इनके जोश के साथ इनके गीत गाए जाते हैं। तो ये कई बार ये परीक्षा में पूछ ली जाती है कि ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई, ये कथन किसके द्वारा कहा गया, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में परमाल रासों को आल्य या आल्यखंड नाम दिया। उत्तर प्रदेश या और उत्तराखंड में, जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तराखंड है, उनके अंतर्गत परमाल रासों को आल्य या आल्यखंड नाम दिया। तो ये पूछ लेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है परमाल रासों को, तो आल्यखंड। और जो इसकी वीरता के गीत है बुंदेलखंड में भी गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में स्त्रियों के द्वारा आषाढ़ व श्रावण मास महीने में वीरता के गीत गाए गए हैं। और इसके जैसे जब वर्षा ऋतु आती है तभी वहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं स्त्रियों द्वारा, वे आल्य और उद्दल की वीरता के गीत ही गाए जाते हैं। कहाँ पर? बुंदेलखंड के कौन से क्षेत्र में, एक क्षेत्र का भी नाम आ जाएगा, चल देख लेंगे आगे पॉइंट में होगा तो करेंगे। हाँ ये रहा ना, बुंदेलखंड में महोबा क्षेत्र में ये गीत गाए जाते हैं। ये भी पूछ लेते हैं परीक्षा में कि किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, बुंदेलखंड के किस क्षेत्र में वीरता के गीत गाए गए, तो महोबा क्षेत्र में, और स्त्रियों द्वारा बुंदेलखंड में आल्य और उद्दल के वीरता के गीत गाए जाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जगनिक कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमदेव के दरबार के भाट कवि थे। जो रचनाकार रहे हैं जगनिक परमाल रासों के, वे कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमदेव के भाट कवि रहे हैं। भाट कवि मतलब मैंने जब पृथ्वीराज राष्ट्रीय साहित्य कराया था या आदिकाल की जब विशेषताएं कराई थी, प्रवृत्तियाँ कराई थी, तब मैंने भाट चारण और भाट के बारे में बताया था। भाट कवि वे होते हैं जो राजाओं के राज दरबार में रहकर, बिल्कुल राजाओं के आश्रय में रहकर रचनाएं करते हैं और राजाओं की ही प्रशंसा की रचनाएं लिखते हैं, तो वे होते हैं भाट कवि। तो ये जो जगनिक हैं ये परमदेव के दरबार के राज कवि भाट कवि रहे हैं। भाई ये भी पूछ लेते हैं जगनिक किसके दरबार के भाट कवि थे, तो परमदेव के दरबार के भाट कवि। कहाँ के थे ये? चंदेल वंशी, कालिंजर के चंदेल वंशी। तो परीक्षा में किसी प्रकार भी प्रश्न पूछ लिया जाए हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल बेस को समझते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। जिस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को भी अर्ध प्रमाणिक माना था, तो इसी प्रकार इन्होंने परमाल रासों को भी अर्ध प्रमाणिक माना कि इनके जो ये कथा है ये आदि सत्य है, आदि असत्य है। अर्ध प्रमाणिक का मतलब ये होता है कि कुछ इनके कथानक ऐतिहासिक है तो कुछ काल्पनिक है, ये होती है अर्ध प्रमाणिक रचना। तो किसने माना परमाल रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट पॉइंट, आल्यखंड नाम से इस रचना को सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया? चार्ल्स इलियट ने। कब? 1865 ईस्वी में। इस रचना के दो नाम हमने पढ़े थे, एक परमाल रासों, एक आल्यखंड। आल्यखंड नाम आल्यखंड कहाँ गया? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका नाम आल्यखंड रखा। तो आल्यखंड नाम से प्रकाशन हुआ और एक बार परमाल रासों नाम से प्रकाशन हुआ। तो आल्यखंड नाम से इनका प्रकाशन 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने किया और परमाल रासों नाम से इनका प्रकाशन देख लेते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। नेक्स्ट पॉइंट में ये परमाल रासों नाम से इस रचना का प्रकाशन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। आल्यखंड नाम से किसने किया?
चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में, और परमार रासो नाम से किसने किया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस रचना के गीतों की गेय परंपरा का मुख्य खंड बुंदेलखंड या महोबा क्षेत्र माना गया है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कहाँ पे गीत गाए गए हैं वीरता के? बुंदेलखंड के महोबा क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा इनकी वीरता के गीत गाए गए हैं। तो इनका मुख्य केंद्र भी वही माना गया। क्या? बुंदेलखंड का महोबा क्षेत्र। ये पूछ लेते हैं कि परमार रासो के जो वीरता के गीत गाए गए हैं उनका मुख्य केंद्र क्या रहा? तो कई एक जैसे ऑप्शन लगेंगे, तो हमें बिल्कुल ध्यान से आंसर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इस रचना के गीत आषाढ़ व श्रावण या वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। ये हमने कर लिया था कि ये किस समय गाए जाते हैं, आषाढ़ या श्रावण मास की में इनके गीत गाए जाते हैं। और मैंने जब पिछली क्लास में बताया था बिसल देव रासो की जो रचना है वो 12 मासा का प्रयोग हुआ। तो 12 किस मास से शुरू किया गया? वो वहाँ पर कार्तिक मास से शुरू किया गया। ये यहाँ पर आषाढ़ व श्रावण मास में इनके गीत गाए गए। इस प्रकार एक एक पॉइंट को एक दूसरे से रिलेट करते हुए, जोड़ते हुए याद करना है ताकि हमें याद रहे चीज़ें, और पीछे की चीज़ों को, पीछे के पॉइंटों को बिल्कुल रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। और हमारा हिंदी का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर हम जो क्लासेस चला रहे हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए और फिर एक बार अच्छे से सारे टॉपिकों को क्वेश्चनों के माध्यम से रिवाइज कर ले। तो अगली क्लास में हम कर लेंगे आगे जितने भी रासो ग्रंथ बचे हुए, एक क्लास और रख लेंगे रासो साहित्य की, जिसमें कि खुमान रासो, विजयपाल रासो और विजय हमीर रासो, ये मुख्य जो रासो ग्रंथ हैं उनके अंतर्गत जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको करेंगे। और जो अन्य बचे हुए हैं उनके देख लेंगे किस रासो ग्रंथ का के लेखक क्या नाम रहा। और मैं 100% तो नहीं लेकिन 99% इतना कह सकती हूँ कि जितने जो भी मैं पॉइंट करा रही हूँ इनसे बाहर परीक्षा में नहीं आएंगे। आप ईमानदारी से अपनी तैयारी करोगे तो ज़रूर सफल होगे। पर बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करते रहो, सफलता आपके कदम चूमेगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।